इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 हास्यकरण से निपटना भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। जितने भी आदिवासी थे अपने आप को भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए कि हमें भैया सब चीज चाहिए, हमारे अधिकार जितने हैं अधिकार हमें चाहिए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ ही जमकर हिंसा हुई। भैया आंख में खटकोगे तो हिंसा तो होगा ही। यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं उनके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। अब कौन से भयानक हो सकते हैं, क्योंकि मर्डर और उसके बाद से आग में जला देना, इससे ज्यादा भयानक तो नहीं हो सकता। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी इतने जघन्य कृत्य मतलब ऐसे अपराध कर सकते हैं। इंसान भी ऐसे अपराध कर सकते हैं जैसा अपराध ये लोग कर चुके हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी दिलाते हैं। कौन? हमारे कानून, हमारे संविधान और हमारे देश। इस कानून में कई तरह के सत्र अपराधों के बीच फर्क किया गया है। मतलब इसमें बहुत प्रकार का फर्क किया गया है अपराध के मामले में। पहला अपराध है इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपराध के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाने का है जो एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई आघात अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। जैसे में उनको कोई मारपीट करता है, कोई उनको चोट पहुंचाता है, गंदा चीज खाने को बोले, चाहे पीने के लिए बोले, चाहे उसके लिए उसको विवश करे जबरदस्ती, तो ये आता है। दूसरा है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कि किसी भी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। इसके लिए भी आपको दंड दिया जाएगा। जैसे में बहुत लोग होते हैं जो दलित लोग होते हैं, जो बहुल संख्यक आकर दलितों को मारते पीटते हैं और उसको नंगा घुमाते थे पहले, चाहे बहू बेटियां हो, चाहे घर के लड़के हो, चाहे मर्द हो, कोई भी, और उनपे मुंह पर काली पोत कर गधा पर बैठाकर उनको घुमाना। ऐसे नियम पहले भैया बहुत था, अब तो कम हो गया है। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्य की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संस्थानों से वंचित किया जाता है। मतलब वो जहां रहते हैं वहां से उनको हटा दिया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। यह भी प्रावधान हटाया गया। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाले जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर करवा लेता है, उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं। मतलब इसमें एक और आ जाता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है तो वह भी अपराध के श्रेणी में आएगा।
इसलिए ऐसे लोगों को दंडनीय करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, वे लोग भी जेल में जा सकते हैं। ये देखो, कबीर अछूत शब्द को यह एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पर्शता अछूत ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। मतलब जो अछूत होते हैं वो सारे विचारों से अलग होते हैं, उनका अपना विचार होता है। लिहाजा कबीर अछूत की सोच को, जो अछूत का सोच है, अछूत के सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था के बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। अब देखो, कोई किसी को सक्सेस चाहिए तो वो पूरे समाज, पूरे माहौल, सरकार से अलग हो जाता है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से अस्पर्श्य हो गया, अछूत हो गया। तो अछूत बनो तो ऐसे अछूत बनो, समझो तो अपने आप को ऐसे समझो कि हम सबसे अलग हैं, इसलिए अछूत है तो है। हम सबसे अच्छा है इसलिए अछूत है तो है। हम अच्छे काम के लिए हमको बहिष्कार कर दिया गया तो हम अछूत हैं तो हैं। हमें अभिमान है कि हम अछूत हैं। हाथ से मैला उठाने का कलंक, देखो ये कैसे गोबर उठा रही है, तो इसको कलंक पहले बोलते थे। बहुत सारे लोग झाड़ू, टीन या टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मल मूत्रों को ठिकाने लगाते हैं, उठाकर दूसरे जगह फेंकते थे। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यानी काम करते हैं। बाप दादा, पहले दादा किया, बाप किया, बेटा किया, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, ऐसे ही ये प्रथा चलते आ रहा था। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश के सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदायों के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालय की सफाई करते हैं। 26 लाख निजी मतलब घर वाले, और सामुदायिक शौचालय जो होते हैं, जो सरकारी खजाने में आ गया, सरकारी इलाके में आ गया, चाहे मंदिर वगैरह, ये सारे शौचालय की सफाई ये लोग करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र, सांस लेने की पाइप और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगरपालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है, भारतीय संविधान में अछूतों की प्रथा, अस्पर्शता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकल्यार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोले में रहना पड़ता है, मतलब अलग टोला में रहना पड़ता है। चंडाल का नाम सुनो, चंडाल जाति। चंडाल जाति का काम था कि अगर कोई मरता है तो उसके लाश के सामने आकर वो लोग रोते थे, परिवार वालों की तरफ से। उनका काम था रोना और सारा काम करना, आग देना जलाने के लिए, और वहां पर जो बच कुछ जाए उसको लेकर जाना। और डोम लोग जो था, डोम और चंडाल लोग, ये लोग केवल काला कपड़ा ही पहनता था उस समय। उजला कपड़ा पहनने की आजादी इन लोग को भी नहीं थी। तो ऐसे श्रेणी इन लोगों का था।
उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता था। इसके लिए आप अधिनियम के अनुसार केस कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत आप केस कर सकते हैं। हम भी अपने घर में बाथरूम साफ करते हैं, हम भी जा रहे हैं केस करने अपने परिवार वालों के खिलाफ कि हमें भी बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। मजाक था। 1993 में सरकार, ऐसा नहीं है कि बाथरूम वाला बोला तो आप सब भी जाकर कंप्लेन कर दो पुलिस स्टेशन में, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को भी साफ करना ही पड़ता होगा, घर में पोछा लगाना ही पड़ता होगा। 1993 में 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल, उसके बाद है एक्सकेवेंट एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन, जो इसको बोलते थे प्रोहिबिशन, क्या बोलते थे, प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है कि सूखा शौचालय नहीं बनाना है और किसी को भी काम पर नहीं रखना है मैला उठाने के लिए। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाती है। सॉरी, ये छूट गया। 1903 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिसमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है, चल रहा है अभी भी। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुई। जितने भी मैला ढोने वाली संख्या था उसमें इजाफा हुआ। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं, अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 1913 से लागू हुआ है। तो ये सब कानून 1913 में लागू हुआ कब? जब इलेक्शन आया तब, कि हम अगर कर देते हैं तो हम जीत जाएंगे तो फिर राज्य करेंगे। लेकिन इतना ना देश को चौपट कर चुके थे ये सब सरकार कि भैया सरकार चौपट इतना हो गया था कि उसको तो बदलना ही था, उसमें संशोधन तो करना ही था। इसलिए हुआ, बदलाव हुआ, आगे बढ़े। आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम क्यों हुआ? 1989 का एक और वजह से महत्वपूर्ण है। 1989 का अधिनियम एक और महत्वपूर्ण वजह थी। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जो उनके जमीन कब्जा कर लिया गया था, उनका जमीन, उस पर बहाली के लिए भी कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों के जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजाति समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया है। अगर संविधान में आश्वासन दिया गया है कि हमें हर चीज दिया जाए तो हमें हर चीज क्यों नहीं मिल रहा है? यही सवाल लेकर चल पड़े। जवाब चाहिए मेरे को, जवाब दो। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों के जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता,
किसी भी आदिवासी जमीन को किसी भी दूसरे आदिवासियों को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान में है वैसा। ये देखो चित्र में दिख रहा है कि एक पुलिस अफसर खड़ा है, दो पेड़ काट रहे हैं आरा से। ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको आरा बोलते थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून के प्रस्तावना में, ये जब कानून बना, प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। उनको जो अत्याचार सहना पड़ा है उस अत्याचार को खत्म करने के लिए ही यह कानून पारित किया गया है। इस कानून में वन समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और सिंचाई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादकों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनस्पतियों के अधिकारों में आता है। ये जितने भी अधिकार हैं वे जैव विविधता संरक्षण के अधिकार में आते हैं, इसलिए थोड़ा संभल के चलो भैया। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। मतलब सरकार भी इनके कानूनों का उल्लंघन कर देती है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों का उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट दी है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। मतलब जंगलों को अपने आरक्षण में लेकर उसे छीन कर भी और घोषणा करके भी वहां के आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू कोई लड़की है, ये लड़की का नाम है। सुश्री क्योंकि लड़की में ही लगता है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए संस्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीनों पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, ऐसे पुल बना सकती है जो 4 दिन के बाद ढह जाए, तो इन वनस्पतियों को पुनर्वास देने के लिए, मतलब बचाने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। ये सुश्री जानू का कहना था कि भैया आप पैसा इतना बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा सा ये हम लोग के लिए भी बर्बाद कर लो, विस्थापित लोगों के लिए भी थोड़ा खर्चा दे दो, हमको भी दे दो कि मेरा भी खर्चा चल जाए। अब निष्कर्ष देखो, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि अधिकार या कानून, यह नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। मतलब कानून को पारित करवाने के लिए हमेशा समाज में रखने के लिए भी बहुत कोशिश करना पड़ता है, लगातार कोशिश करना पड़ता है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह को कोई नई बात नहीं है। बराबरी,
इज्जत और सम्मान, ये दोनों की चाह, तीनों की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठन नीति संगठन गैप काट देना यहाँ पे। गैप इतना मिलाना कि ना लगे कि लाइन को चूज किया गया, मतलब एकदम थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना और बाकी सब काट डालना, एकदम मिले कि हाँ इसी पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। संगठित की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए और उनको एकत्रित करने की परंपराएं जो थी संगठित करने का, वो जारी रहना चाहिए, निष्कर्ष में था। अब देखो अभ्यास है, मैं ये बता देता हूं। अभ्यास बताने से देखो इसमें कुछ तो फायदा तो है नहीं, ना ही आपको ना ही आपके पढ़ाई को, लेकिन फिर भी बताता हूं। 2 ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठा पूर्वक समता परत व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। 3 नंबर, सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है, मान्यता को थोड़ा सा दिक्कत पहुंचाता है? 4 नंबर कुछ खास नहीं है, ये जो अभी तक पढ़े, जो अधिनियम पढ़े, उस पर एक कविता लिखकर पेश कर देना है, चाहे अपने दोस्तों से बात करना है। यहाँ पे देखो, आग्रही, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। बहिष्कार, जिसको हम अपने से अलग कर दे उसका बहिष्कार हो जाता है। नैतिक रूप से निंदनीय, किसी को अपमानित करना, उसके कानूनों का, उसके मजहबों का, उसका मजहब, लिंग, गांव, समुदाय, जमीन को निंदनीय किया जाए। चलो बुक वाला बता देते हैं। ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होता है। नीति का हो जाएगा। इस अध्याय में हमें सरकारी नीतियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थानों की भी अपनी नीतियां होती है, अलग अलग नीति। मतलब नीति का मतलब होता है अपना संविधान। अपना संविधान हर किसी का होता है। अध्याय 8 हास्यकरण से निपटना यहाँ पर खत्म होता है। अगला हमारा अध्याय हो जाएगा अध्याय 9 जन सुविधाएं, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।